लोग लेकर आ गए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का एक बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। गन्ने से चीनी बनाना भी इंडस्ट्री का काम है, चीनी से चॉकलेट बनाना भी ही इंडस्ट्री का ही काम है। अभी थोड़े दिन पहले एक क्लास में हमने बोल दिया कि चीनी से जो है चॉकलेट बनाना, तो बच्ची कोई लिखती है उस पर कि मैम ये तो गलत एग्जाम्पल है। नहीं भाई, तो नौकरी मिलने से बेरोजगारी हटेगी और जब लोग पैसा कमाएंगे उसी नौकरी से तो गरीबी हटेगी। तो बेसिकली यही बात हो रही है कि इंडस्ट्रीज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में। लेकिन मैं ना कुछ कैटेगरीज बनाती हूँ। सपोज मैं बोलती हूँ डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, और फिर मैं बच्चों को, जैसे जो बच्चे डांस में अच्छे उनको डांस वाली कैटेगरी में, जो सिंगिंग में अच्छे उनको सिंगिंग वाली में, जो बच्चे एक तरीके से स्पोर्ट्स में अच्छे उनको स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में डाल दूँ। तो सेम वही चीज हम इंडस्ट्रीज के साथ करते हैं, कुछ कुछ कैटेगरीज बनाते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का एक बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आज इस चैप्टर को हम लोग पूरे के पूरे तरीके से यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे तैयार हो जाइए इस चैप्टर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि आज के बाद हमें ना फिर से इसमें जो है दिमाग ना लगाना पड़े। तो चलिए बच्चों क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। बेसिकली इस चैप्टर में बात की जा रही है हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। और आप सभी को पता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज इट एक्चुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब भी मैं इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करती हूं तो भाई लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर होता कौन सा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ा है ना कि सेकेंडरी सेक्टर जो है बच्चों उसमें सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम, इंडस्ट्रियल वर्क होता है, जहां पे रॉ मटेरियल का फॉर्म बदलकर उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाता है या फिर जहां पर प्रोसेसिंग करी जाती है। तो आप जब चीनी से, देखो गन्ने से चीनी बनाना भी इंडस्ट्री का काम है, चीनी से चॉकलेट बनाना भी ही इंडस्ट्री का ही काम है। अभी थोड़े दिन पहले एक क्लास में हमने बोल दिया कि चीनी से जो है चॉकलेट बनाना, तो बच्ची कोई लिखती है उस पर कि मैम ये तो गलत एग्जाम्पल है। नहीं भाई, ये भी सही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि बच्चों सारा का सारा इंडस्ट्रियल वर्क जो हो रहा है जरूरी नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को जब आप बदल कर उससे कुछ और बना रहे हो, अब चाहे वो रॉ मटेरियल है या फिर वो कोई दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, हर चीज जिसको आप प्रोसेस कर रहे हो वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंडस्ट्रियल वर्क में आ जाएगी। दिस इज डेफिनेटली द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। बट बहुत बारी एक बारी प्रोसेस करके उसको दूसरी तीसरी बारी भी प्रोसेस करा जाता है। जैसे कि पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम बनता है, फिर उस पेट्रोलियम को और भी दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती है। तो इस तरीके से जैसे आयरन जो है आयरन बन रहा है ना, फिर आयरन के बाद उसी आयरन को फिर दूसरा सामान बनाने के लिए यूज करा जा रहा है। दोनों ही चीजें इंडस्ट्रियल वर्क में आ जाएंगी, आयरन का बनना भी और फिर आयरन से किसी और सामान का बनना भी। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल राइट, ओ माय गॉड। चलिए, तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यानी कि बच्चों इस सेक्टर की जरूरत क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? सो फर्स्ट पॉइंट इज they help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, and also reduce the heavy dependence of the people on the agricultural income by providing them jobs in the secondary and the tertiary sector. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये एक तरीके से हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। कैसे सपोर्ट करती है खुद से सोचिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए किसान को क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी इक्विपमेंट चाहिए जिससे कि वो मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सके। और ये सारी की सारी इक्विपमेंट कहाँ से आएगी? ये सारी की सारी इक्विपमेंट आएगी हमारे इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रीज के अंदर ये इक्विपमेंट बनेगी, फिर इस इक्विपमेंट को फार्मर तक पहुंचाया जाएगा, फिर फार्मर जो है बड़े मॉडर्न तरीके से खेती कर पाएगा। तो यस, एग्रीकल्चर में डेफिनेटली हेल्प कर रही हैं हमारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में। उसी के साथ लोगों का जो बहुत ज्यादा निर्भरता है एग्रीकल्चर के ऊपर, वी सी कि मेनी पीपल इन आवर कंट्री आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम, फॉर देयर लाइवलीहुड। बहुत से लोग आज भी खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। बट बच्चों उतने लोगों की खेती में जरूरत नहीं है। तो जो लोगों की हेवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर में उसको भी कम करती है इंडस्ट्रीज, क्योंकि उन लोगों को एक अवसर दे रही है इंडस्ट्रीज कि आप आइए और इंडस्ट्रीज में काम कीजिए। तो जॉब प्रोवाइड कर रही है
एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम कर रही है। तो एग्रीकल्चर से इसके दो पॉइंट्स रिलेटेड है। सबसे पहले एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है इंडस्ट्रीज, क्योंकि मॉडर्न टूल्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा के। और दूसरा पॉइंट है कि जो लोगों का हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि दे आर वर्किंग ओनली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, सो वहां से उनको निकालकर इंडस्ट्रीज में भी काम दे रही है, जॉब्स दे रही है। ओके, द सेकेंड पॉइंट हियर इज industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. Yes, दूसरा पॉइंट भी बहुत बढ़िया है कि देखो ये एक प्री कंडीशन है, मतलब एक जरूरत है जिससे कि आगे चलकर बेरोजगारी और गरीबी देश से खत्म होगी। अब बच्चों इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल वर्क होगा। इंडस्ट्रियल वर्क अब ऐसा तो नहीं है सारा मशीन से ही हो जाएगा, लोग भी चाहिए होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लोगों को अगर नौकरी मिलेगी तो लोग पैसा कमाएंगे, तो नौकरी मिलने से बेरोजगारी हटेगी, और जब लोग पैसा कमाएंगे उसी नौकरी से तो गरीबी हटेगी। तो बेसिकली यही बात हो रही है कि इंडस्ट्रीज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में, यानी कि हटाने में मदद करती हैं। दूसरी चीज यहां पर एक और बोली जा रही है कि मेन फिलॉसफी थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को लाने की। ऑल्सो ब्रिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब बच्चों जब इंडस्ट्रीज ऐसे ऐसे एरियाज में स्टैब्लिश करी जाएंगी जो कि आदिवासी इलाके हैं या फिर बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं जहां ज्यादातर कुछ है नहीं, तो वहां पर जो एक डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है उन एरियाज के बीच में और बाकी एरियाज के बीच में, जो एक अंतर एग्जिस्ट करता है, वो अंतर हटता जाएगा। क्योंकि जब वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी वहां के लोगों को काम मिलेगा, वहां की इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी। तो इस तरीके से जो डिस्पैरिटी है, जो अंतर है इन बैकवर्ड रीजन्स और दूसरे रीजन्स में, वो अंतर कम होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in the much needed foreign exchange. Okay, foreign exchange भी लेकर आते हैं जब हम अपने manufactured goods को export कराते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब मैं सपोज रॉ कॉटन से कॉटन का कपड़ा बना रही हूं और मैं उस कपड़े को एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में भिजवा रही हूं, तो उससे क्या है, मेरे को डॉलर में पैसे आएंगे, यूएस से भिजवाऊंगी डॉलर में पैसे आएंगे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश को चाहिए, वो फॉरेन एक्सचेंज भी हम लोग इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहां पर आता है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। तो सिंपल सी चीज है यार, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंट्रीज जो कि अपने रॉ मटेरियल को अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्रीज जो हैं ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट्स को जब बनाती हैं तो वो ज्यादा प्रॉस्पर हो सकती है। जाहिर सी बात है, बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है कि अगर मैं रॉ कॉटन की खेती कर रही हूं, मैं उस रॉ कॉटन को बेचूंगी तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, या फिर उस कॉटन का कपड़ा बनाकर मैं बेचूंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली उस कपड़े को जब मैं बेचूंगी तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज वो जो कपड़ा है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, दैट इज ऑफ अ हायर वैल्यू दैन द रॉ कॉटन। तो यहां पे बच्चों वही वाली बात करी जा रही है कि बहुत से फर्निश्ड गुड्स को बनाया जाता है, और जब आप लोग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यू का होता है, तो उसको बेचकर आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी या फिर इंडिया की ग्रोथ इसी चीज में लाए करती है कि हम लोग और ज्यादा इंडस्ट्रीज खोले, और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स बनाए, उनको बेचें, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आए, ये सारी चीजें। मैं शॉर्ट में आपको एक बारी फिर से बता देती हूँ, जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, कोई हमें जल्दी तो है नहीं, है ना, तो एक और बारी इसको हम रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को, और यहां पर एक बारी फिर से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमने यहां पर पढ़ी थी। ठीक है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं उसमें। अरे 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 अरे, ठीक है बच्चे, तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करी थी। देखो आज क्या, आज लर्न करके भी जाना है, कैसे लर्न करना है, साथ साथ लर्न करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो आप नए नए टूल्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करोगे, उससे एग्रीकल्चर भी जो है, एग्रीकल्चरल सेक्टर वो मॉडर्नाइज हो जाएगा। दूसरी चीज है reduces dependence on agriculture। तो जो लोग बुरे तरीके से एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए, कमाई करने के लिए, उस डिपेंडेंस को भी कम करती है बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरी चीज हमने देखी
हेल्प्स इन द इरेडिकेशन, जॉब से ही रिलेटेड है, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी है या जो गरीबी है उसको भी हटाने में हमारी इंडस्ट्रीज मदद करती हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज में लोगों को नौकरी मिलेगी तो बेरोजगारी तो कम होगी, नौकरी मिल रही है। साथ ही में जब इंसान को नौकरी मिलेगी तो वो कमाने लगेगा, फ्री में तो नौकरी नहीं करेगा ना, कमाने लगेगा, और कमाने लगेगा तो गरीबी भी हट जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स यहां तक क्लियर हुए। उसी के साथ बच्चों, जब आप इंडस्ट्रीज को बहुत ही बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में खोलोगे तो वहां पे रीजनल डिस्पैरिटीज को ये रिड्यूस करेंगी, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। along with that हमने एक और चीज पढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो इट विल ब्रिंग इन the much needed foreign exchange। ठीक है, तो बहुत जो आपको जरूरी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए जब आप एक्सपोर्ट करोगे अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्री से जो बने हैं, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज में, पेमेंट तो बाहर से आ रही है ना दूसरे देशों से, तो फिर उससे फॉरेन एक्सचेंज भी आपके देश में आएगा। साथ ही में ये जो है बच्चों हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को बनाती है इंडस्ट्री, और उससे जो है कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आती है, यानी कि देश जो है और आगे बढ़ता है इन प्रोडक्ट्स को बनाने से। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। तो ये सारे पॉइंटर्स थे जो हमने पढ़े, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटी, ब्रिंग्स इन द मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं इस इंडस्ट्रीज, इन सभी इंडस्ट्रीज के थ्रू, जिसमें ही देश की प्रॉस्पेरिटी यानी कि ग्रोथ लाए करती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड यहाँ पे सब कुछ फिट हो गया है, सेट हो गए हैं हम लोग। चलिए अब आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद जरा बात कर लेते हैं हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जैसे हम क्लासिफाई करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कहीं पर कपड़ा बन रहा है, कहीं पर पेट्रोल जो है रिफाइन हो रहा है, कहीं पर जो है इंडस्ट्री में टूथपेस्ट बन रहा है, किसी इंडस्ट्री में ब्रेड बन रही है, तो बहुत सारी चीजें बन रही हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। बट इन सभी इंडस्ट्रीज की कुछ कॉमन चीजों को पकड़ के हम उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। सपोज मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं ना कुछ कैटेगरीज बनाती हूँ। सपोज मैं बोलती हूँ डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, और फिर मैं बच्चों को, जैसे जो बच्चे डांस में अच्छे उनको डांस वाली कैटेगरी में, जो सिंगिंग में अच्छे उनको सिंगिंग वाली में, जो बच्चे एक तरीके से स्पोर्ट्स में अच्छे उनको स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में डाल दूं। तो सेम वही चीज हम इंडस्ट्रीज के साथ करते हैं, कुछ कुछ कैटेगरीज बनाते हैं और उस हिसाब से इंडस्ट्रीज को हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बेसिस क्लासिफिकेशन का है, जैसे मैंने अभी बेसिस बनाया था डांस, सिंगिंग, है ना, ऐसे ही सबसे पहला बेसिस बनाया गया है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो कच्ची सामग्री है उस इंडस्ट्री में वो कहां से आ रही है। अब बच्चों दो सोर्सेज हो सकते हैं जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, एक सोर्स हो सकता है एग्रीकल्चर, एक सोर्स हो सकता है मिनरल्स। ठीक है, तो जिन इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा जाता है एज अ रॉ मटेरियल, उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और जिस इंडस्ट्री में मिनरल्स का इस्तेमाल करा जाता है एज अ रॉ मटेरियल, उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इतना ही सिंपल है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये टी शर्ट बन रही है, एक इंडस्ट्री में टी शर्ट बन रही है, वो इंडस्ट्री हो जाएगी एग्रो बेस्ड, क्योंकि वहां पे जो टी शर्ट है मैं बोल रही हूँ कॉटन से बन रही है। कॉटन जो रॉ मटेरियल उस टी शर्ट को बनाने के लिए चाहिए वो कहां से आया, वो आया एग्रीकल्चर से। ठीक है, इस वजह से वो इंडस्ट्री क्या हो गई, वो इंडस्ट्री हो गई एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब सपोज चीनी बनाने वाली इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी जो रॉ मटेरियल है वो है गन्ना, जो कि खेती से डिराइव करा जा रहा है, एग्रीकल्चर से डिराइव करा जा रहा है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर द रॉ मटेरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, लाइक जूट, वुलन इंडस्ट्री, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। जहां पर भी रॉ मटेरियल जो चाहिए वो अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो वो एग्रो बेस्ड, और जहां पे रॉ मटेरियल मिनरल से आ रहा है, जैसे आयरन स्टील है ना, तो बड़े बड़े जहां ओर्स आ रहे हैं, फिर उस ओर में से जो है मिनरल को निकाला जा रहा है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड हो जाएंगी। सीमेंट इंडस्ट्री हो गई बच्चों, जैसे लाइमस्टोन वगैरह का यूज करा जाता है ना,
तो सीमेंट इंडस्ट्री भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जहां पे बॉक्साइट जो ओर होता है एल्यूमिनियम का उसका इस्तेमाल करा जाता है, ये भी मिनरल बेस्ड हो गई। मशीन टूल्स जो बन रहे हैं, मशीनें जो बन रही हैं, वहां पर भी आयरन वगैरह का यूज करा जाएगा मशीन वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल्स भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बेसिस देखते हैं। नेक्स्ट बेसिस है इंडस्ट्रीज के मेन रोल के अकॉर्डिंग कि इंडस्ट्री काम क्या करती है उस हिसाब से। एक इंडस्ट्री है जो कि बेसिक या की इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जो कि कंज्यूमर इंडस्ट्री है। ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंस बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मेन रोल है कि कोई इंडस्ट्री का मेन रोल ये है कि वो जो सामान बना रही है ना वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब कि वो इंडस्ट्री जो सामान बना रही है फिर उसी सामान को कोई दूसरी इंडस्ट्री खरीदेगी और उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगी। तो इसको बेसिक या की इंडस्ट्री बोला जाता है कि जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी गुड बनाएंगे, जो भी गुड बनाएंगे, ठीक है, उस गुड को फिर इट विल बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज उसको यूज करेंगी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब कि देखो एग्जांपल से आई थिंक आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आयरन एंड स्टील वाली इंडस्ट्री है, आयरन स्टील बन रहा है। अभी आयरन स्टील डायरेक्टली लोग खरीद नहीं रहे, फिर इस आयरन स्टील को कोई दूसरी इंडस्ट्री खरीद रही है और उससे सपोज मशीनें बना रही है या कुछ और बना रही है, ठीक है। कॉपर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, अब एल्यूमिनियम बन रहा है, एल्यूमिनियम को फिर दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद रही है उससे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो जहां पर फर्दर प्रोडक्शन, इनके गुड जो है फर्दर प्रोडक्शन, जहां पर भी इनका जो प्रोडक्ट है उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है बाय अदर इंडस्ट्रीज, उसको बेसिक या की इंडस्ट्री बोलते हैं। मतलब कि जहां पे डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज उस प्रोडक्ट को खरीद के फर्दर प्रोडक्शन कर रही है उससे। बट कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो ऐसा सामान बनाएगी जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा। कि शुगर इंडस्ट्री है, चीनी बना दी, चीनी डायरेक्टली लोगों ने परचेज कर ली। टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, फैन है, ये सारी वो चीजें हैं बच्चों जो कंज्यूमर ने डायरेक्टली कंज्यूम कर ली, ठीक है, खरीद लिया डायरेक्ट। तो ये हो गई कंज्यूमर इंडस्ट्री जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। बेसिक और की इंडस्ट्री ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऑलराइट, तो ये तो हो गया इनका मेन रोल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पर आ जाता है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, मतलब कितना पैसा लगा रहे हो। अगर 1 करोड़ से कम पैसा लगाया तो स्मॉल स्केल, अगर 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा दिया, ठीक है बच्चों, तो वो हो गए आपकी मोर देन 1 करोड़, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं जहां पर, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1 CR, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता है ओनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। ओनरशिप यानी कि ओन कौन कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक सेक्टर आएगा। ऑब्वियसली सभी को पता है कि पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप किसके पास होती है बच्चों, सरकार के पास, क्योंकि जनता के लिए आप काम कर रहे हो, पब्लिक के लिए आप काम कर रहे हो। तो पब्लिक सेक्टर ओन्ड ऑपरेट करा जाता है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर भेल और सेल जैसी कंपनीज, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी कंपनीज पब्लिक सेक्टर में आती हैं। फिर आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, जहां पर इंडस्ट्रीज ओन और ऑपरेट करी जाती है इंडिविजुअल्स द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा। प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं वो ओन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे टिस्को है, बजाज है, डाबर है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आ गए। फिर आता है जॉइंट सेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है जॉइंट सेक्टर का मतलब है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिल गए हैं, ठीक है। सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके खोल रहे हैं सेक्टर को, जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका एग्जांपल है। और लास्टली यहां पर आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर बच्चे अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर जो लोग किसी सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं वही उसकी इंडस्ट्री को ओन कर रहे हैं। सपोज कोई लोग हैं गन्ने को भी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर शुगर इंडस्ट्री को भी वही ओन कर रहे हैं कि उस गन्ने से चीनी बनाने का काम भी वही कर रहे हैं। तो these are the industries that are owned and operated by the producers or the suppliers of raw material, workers or both. तो जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वही उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट भी बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो एग्रीकल्चर वाला काम भी कर रहे हैं, या फिर देखो या तो वो एग्रीकल्चरल वो लोग भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो लोग सप्लाई करते हो उस सामान को। तो जो लोग उस एग्रीकल्चर चीज से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, प्रोड्यूसर्स हैं या सप्लायर्स हैं, वही लोग इंडस्ट्री को भी ओन कर रहे हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कॉयर इंडस्ट्री जो है वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। बल्क की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। अब यहां पर बच्चों देखिए, दो टाइप की इंडस्ट्रीज है, एक होती है हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हो गई जिसका रॉ मटेरियल भी भारी होता है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना वो भी भारी होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील। तो रॉ मटेरियल भी हैवी होगा और फिनिश प्रोडक्ट भी जो उससे बन रहा है वो भी बहुत भारी है। लाइट इंडस्ट्री हो जाएंगे जो लाइट रॉ मटेरियल ही यूज करती है और लाइट गुड्स ही प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल भी हल्का होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हल्का होता है वेट में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होते हैं वहां पे रॉ मटेरियल भी हल्का सा होता है और जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी लाइट वेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बल्क के बेसिस पे। आई होप ये सारी क्लासिफिकेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी सारी की सारी इंडस्ट्रीज की बात करने के लिए कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग टाइप की। अभी अभी हमने देखी, इतनी सारी तो होती हैं। अब जरा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। बच्चे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया था, जहां पर रॉ मटेरियल जो है वो इट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। कहां से डिराइव किया जा रहा है? एग्रीकल्चर से डिराइव किया जा रहा है। ठीक है जी, तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल। ये सारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल से ही फर्दर प्रोसेस होके कोई सामान इसमें बनता है। सिल्क की बात करें तो वो कैसे? कुकून्स को रेयर करा जाता है ना, मलबेरी लीव्स पे वो फीड करते हैं, फिर वो जो है सिल्क वॉर्म्स को रेयर करा जाता है, सिल्क वॉर्म्स मलबेरी लीव्स पे फीड करते हैं और एक कुकून बना लेते हैं अपने आसपास, उसी कुकून से ही बच्चों सिल्क बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी इंडस्ट्रीज जो है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। और एक और चीज एग्रो बेस्ड के अंदर ही आ जाएगी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जहां पे कपड़ा बनाया जाता है, टेक्सटाइल बनाया जाता है। देखिए, it occupies a very unique position in our economy because it contributes significantly to the industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. तो बच्चों देखो, यहां पे लिखा है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यानी कि जहां पे कपड़े बनाए जाते हैं, ये हमारी इकोनॉमी की बहुत खास इंडस्ट्री है। क्यों खास है ये इंडस्ट्री? बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है ना, हम लोग प्रोड्यूस बहुत ज्यादा सामान कर रहे हैं, उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बहुत सारा रोजगार हम लोग जनरेट करके दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम दिया जा रहा है इस इंडस्ट्री द्वारा, प्लस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी हो रही है। तो हम ये जो टेक्सटाइल्स बनाते हैं इसको हम एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में भिजवाते हैं जहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो ये सारी चीजें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू हो रही हैं। ओनली इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। अब ये क्या बात हो गई? यहां पर ना दो चीजें लिख दी गई हैं, छोड़ो इसको। देखो, सबसे पहले बोल दिया कि ये जो इंडस्ट्री है इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, ठीक है, और इट इज ऑल्सो कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। मतलब कि सेल्फ रिलायंट का मतलब तो समझ गए कि आत्मनिर्भर है, किसी और की जरूरत नहीं है। साथ ही में लिख दिया है कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। इसका ये मतलब है बच्चों, सपोज एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कॉटन इंडस्ट्री का एग्जांपल लेती हूँ। अब ये जो कॉटन इंडस्ट्री है इट इज कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। हाउ कैन वी से दैट? लेट्स सी। देखो, हम देखें बच्चों, अगर कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, देखो रॉ फाइबर जो है कॉटन, वहां से लेकर, ठीक है, रॉ फाइबर भी हमारे कंट्री में बन रहा है, रॉ फाइबर से फिर उससे धागा बनाया जा रहा है, स्पिनिंग करके उससे धागा बनाया जा रहा है, फिर धागे के बाद उसको वीव करके उसकी बुनाई करके उससे फैब्रिक बनाया जा रहा है, फिर उस फैब्रिक की डाइंग करके उस पर रंग चढ़वा के, है ना, चुन्नी मेरी रंग दे, तो यहाँ पे डाइंग करके और उसको फिनिश करके उससे गारमेंट बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है, और फिर उस कपड़े को मैन्युफैक्चर करा जा रहा है। दैट मीन्स एकदम लो वैल्यू वाले प्रोडक्ट से लेके एकदम हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट तक हर एक चीज हमारे देश में बनाई जा रही है। तभी बोला जाता है कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। क्योंकि खुद देखो, रॉ फाइबर के बाद फिर वैल्यू ऐड हो रही है, जब आप धागा बना रहे हो तो और महंगी हो गई वो चीज, यान बन गई, यान में और वैल्यू ऐड हो गया वो फैब्रिक बन गया, फैब्रिक में और वैल्यू ऐड हो गया वो गारमेंट बन गया।
तो हर एक स्टेप पर थोड़ी थोड़ी वैल्यू जो है उस प्रोडक्ट में ऐड होती चली जा रही है, एंड लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक हर एक चीज हम देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंप्लीट इन द वैल्यू चेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। नाउ लेट्स कम टू कॉटन टेक्सटाइल। तो एंशिएंट इंडिया में यानी कि पहले के टाइम पे भारत में कॉटन टेक्सटाइल जो है हाथ से बुनाई करके या हैंडलूम वीविंग करके प्रोड्यूस करे जाते थे। ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत करके लोग सुंदर सुंदर कढ़ाइयां करके बुनाइयां करके प्रोड्यूस करते थे हमारे देश के अंदर, एंड वो उस कपड़े की वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा डिमांड भी हुआ करती थी। बट आफ्टर द 18th सेंचुरी के बाद से पावर लूम्स आ गए, मशीनें आ गई, एंड हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जहां पे हाथ से बुनाई कढ़ाई करी जाती थी उसको एक तरीके से थोड़ा धोखा झेलना पड़ा, क्योंकि अब बच्चों लोग इंटरेस्टेड थे कि जो मशीनों से सामान बन रहा है ये तो जल्दी भी बन जाता है, बल्क में भी बन जाता है, सस्ता भी पड़ रहा है, तो लोग वही मशीनों वाले कपड़ों को खरीदने लग गए। और बेचारे हमारे जो लोग हाथ से बुनाई कढ़ाई करके इतना टाइम लगा के कपड़ा बनाते थे उनके कपड़े को खरीदने में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। साथ ही में दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, और ये जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आके कब्जा करके बैठ गए थे, इस सारा का सारा कपड़ा ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वहां से मंगा लिया करते थे। और उसके साथ बच्चों हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जहां पे हाथ से बुनाई कढ़ाई होती थी वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वो बहुत टाइम लगाते थे, टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। ऑल्दो ज्यादा सुंदर वो कपड़ा बनता होगा, लेकिन बिकॉज इट वॉज टाइम टेकिंग एंड बिकॉज इट वॉज मोर एक्सपेंसिव, पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दोज थिंग्स, एंड लोग जो है प्रेफर करते थे टू बाय द मिल मेड क्लॉथ, जो कि सस्ता पड़ता था और बल्क में बनता था, बढ़िया लगता था लोगों को। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज को इसका प्रकोप झेलना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। उसी के साथ हम एक और चीज देखते हैं कि हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं इसका लोकलाइजेशन महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल फैसिलिटीज महाराष्ट्र और गुजरात में बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वजह से ज्यादा है बिकॉज देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। अब यार देखो, इंडस्ट्री वहीं पर लोकेट होगी ना जहां पर उसको जो कच्चा सामान चाहिए वो पास में मिलेगा। दूर से लाना पड़ रहा है इतनी दूर से, तो फिर क्या फायदा है ना। अगर उस इंडस्ट्री को जो सामान चाहिए मेजर वो दूर से लाना पड़ेगा तो फिर इतनी दूर वो इंडस्ट्री बनेगी क्यों। तो जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पर इंडस्ट्री खुलेगी ज्यादातर, है ना, एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी जहां पे होगी। तो आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में जो ये ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। एंड ब्लैक सॉइल एक ऐसी मिट्टी है बच्चों विच इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन क्रॉप, है ना। कॉटन क्रॉप आइडियली जो है ब्लैक सॉइल रीजन में ही उगता है। तो यहाँ पे वही बात है कि आपका जो ब्लैक सॉइल है या ब्लैक कॉटन सॉइल है उसी पर ही आपका कॉटन ग्रो करेगा। इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन क्रॉप, एंड वही बात यहाँ पे करी जा रही है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन की। उसके बाद आपको एक मार्केट चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, तो मार्केट भी यहाँ पर बहुत अच्छी अवेलेबल है, बहुत से लोग रहते हैं महाराष्ट्र गुजरात में। ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह भी है बच्चों, हर चीज है। साथ ही में पोर्ट फैसिलिटी भी है, अगर आपको एक्सपोर्ट करके भी भिजवाना हो तो यहाँ पे शिप विप खड़ी है ना, ये पोर्ट वोट भी है, शिप जो है ले जाएगी आपका सामान। लेबर भी बहुत है क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट है विच इज आइडियल फॉर द कॉटन क्रॉप। इस वजह से बच्चों ये जो इंडस्ट्री है ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रही है। और भी अगर हम यहाँ पे बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो इट हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स और एग्रीकल्चर के साथ काफी क्लोज लिंक है बच्चों, क्योंकि हेल्प करती है कॉटन टेक्सटाइल एक तरीके से हमारे एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को। कैसे? देखो, इंडस्ट्री खुल रखी है तो जो भी हमारे फार्मर्स कॉटन की खेती करते हैं उन्हें ये गारंटी है कि जब हम कॉटन की खेती करेंगे तो इस कॉटन को ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं खरीद ही लेंगे। तो एक तरीके से उन उस एग्रीकल्चरल सेक्टर को और फार्मर्स को मदद मिल रही है इस इंडस्ट्री से। साथ ही में दूसरी इंडस्ट्रीज को भी कॉटन इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, जैसे जो दूसरी इंडस्ट्रीज है केमिकल, डाई की इंडस्ट्री, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सभी इंडस्ट्रीज को भी मदद करती है क्योंकि उनका सामान खरीदती है या उनका यूज करती है बाकी इंडस्ट्रीज का। तो देखो, एक तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों को ही सपोर्ट कर रही है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बट बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं। ओके, व्हाट ऑल चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? दो चैलेंजेस हैं, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग बट वीक वीविंग यूनिट्स। हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे देश में जो कॉटन से, रॉ कॉटन से धागा बनाया जाता है
वो तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बन रहा है, लेकिन जब कपड़ा बनाने की बात आती है तो उतना अच्छा कपड़ा हम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड चीज है। स्पिनिंग कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड है कि वही रीजन है जहां कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, जहां इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे कॉटन से धागा भी बन रहा है, तो वो सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पर स्पिनिंग को परफॉर्म किया जा रहा है। बट वीविंग जो है वो काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो स्पिनिंग जो है बच्चों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वाले एरिया में चल रही है, बट वीविंग जो है कपड़ा बनाने की जब बात आती है तो वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में हर अलग तरीके से हर अलग टाइप के कपड़े बनते हैं। कहीं पे बांधनी जो है कपड़ा बन रहा है, कहीं पे कांजीवरम, तो हर जगह पर बुनाई कढ़ाई जो है या कपड़ा बनने की जो टेक्निक है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से वीविंग काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है विद इन इंडिया, क्योंकि ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, डिजाइन है वीविंग के, कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। इस वजह से वीविंग अलग अलग हिस्सों में चल रही है, सेंट्रलाइज नहीं है, एक जगह पे नहीं हो रही। दूसरी चीज है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन हो रही है स्पिनिंग के मामले में, लेकिन वीविंग जो है वो कहीं ना कहीं बेकार क्वालिटी का फैब्रिक बना के दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? जब कॉटन अच्छी है, उससे धागा अच्छा बन रहा है, तो कपड़ा गंदी क्वालिटी का कैसे बन सकता है? तो इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, हम मैक्सिमम जो धागा प्रोड्यूस करते हैं, हम उस धागे को, क्योंकि वो धागा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है तो उस धागे की डिमांड वर्ल्ड वाइड है, तो हम उस धागे को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब जब हम उस धागे को ही एक्सपोर्ट कर देंगे, देश से भेज देंगे बाहर, तो हमारे देश के वीवर्स के लिए अच्छी क्वालिटी का यान बचेगा नहीं, जिसकी वजह से वो लोग जो कपड़ा बनाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा नहीं। तो यही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी का यान बन रहा है बट बेकार क्वालिटी का कपड़ा बन रहा है, बिकॉज जो मैक्सिमम यान है वो हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो हम लोग अपनी हाई क्वालिटी यान को यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। तो बच्चों ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आ रही है। अब देखो दिक्कत कुछ नहीं है मैम, तो क्या हो गया, एटलीस्ट एक जगह पे तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा धागा बुन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का धागा बुन रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट सारी दिक्कत एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, वो ये है कि बच्चों हम जितना भी धागा बेच लें, उस धागे से ज्यादा वैल्यू तो कपड़े की है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम धागा तो बेच दे रहे हैं, बट वो धागा जो है ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करता। और अगर हम वही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाकर बेच रहे होते वर्ल्ड वाइड, तो हमें ज्यादा वैल्यू का वो प्रोडक्ट होता, ज्यादा पैसा उसका मिलता, और बढ़िया तरीके से हम रह रहे होते। राइट, वो वाली चीज है। आई होप ये बात सभी को क्लियर है। तो एक तो बहुत दिक्कत ये आ रही है कि स्पिनिंग बहुत स्ट्रांग है, वीविंग वीक है। उसके दो रीजंस है कि स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रेडिशनल स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से। और दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम जो भी हम धागा स्पिनिंग करके बना रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का जो धागा है वो बाहर चला जा रहा है, और देश में जो वीविंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उस अच्छी क्वालिटी के यान को यूज ही नहीं कर पा रहा, तो लो क्वालिटी फैब्रिक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बट ज्यादा वैल्यू की कौन सी चीज होनी चाहिए, जो कपड़ा बनना चाहिए, और वो कपड़ा तो हम अच्छी क्वालिटी का बना ही नहीं पा रहे। Yes, so that's the major problem that the cotton textile industry is facing. Next आते हैं जूट टेक्सटाइल में। जूट टेक्सटाइल बच्चों, अब देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, स्टैंड सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बच्चों अगर हम जूट की बात करें, जूट की खेती की और जूट प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट को प्रोड्यूस करने का भी और जूट का सामान बनाने का भी। लेकिन जब बात आती है कि इसी जूट के सामान को एक्सपोर्ट करने का, दूसरे देशों को भिजवाने का, तो वहां पे हम लोग सेकंड नंबर पे आ जाते हैं आफ्टर बांग्लादेश। दैट एक्चुअली मीन्स कि हम लोग ऑल्दो इतना सारा जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो हम इंटरनली ज्यादा कंज्यूम कर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे। बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है जूट को। First jute mill was set up near Kolkata in 1859 at Rishra. After partition in 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh, which was the erstwhile East Pakistan. तो होता क्या है बच्चों, सबसे पहला जो जूट मिल या जूट इंडस्ट्री जो बनाई गई थी वो कोलकाता के पास में रिशरा पर 1859 में सेटअप करी गई थी। लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है, तो आप सभी को पता है पहले तो पाकिस्तान निकला था, फिर जो है एक बांग्लादेश कंट्री और इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो हमारा बहुत सारा जो 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, 3/4 जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश के पास चला गया। हमारे पास सिर्फ 1/4 एरिया बच गया। ठीक है, और ये सारी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको। मोस्ट ऑफ द मिल्स आज भी बच्चों, मैक्सिमम जो जूट मिल्स है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, मेनली हुगली रिवर के किनारे एक नैरो बेल्ट में। और इसके पीछे रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन वेस्ट बंगाल में क्यों देखी जाती है, तो देखते हैं। देखिए,
इंडस्ट्रियल लोकेशन हुगली बेसिन में देखी जाती है हमारे जूट मिल्स की, कीपिंग इन माइंड व्हाट ऑल फैक्टर्स। तो आप सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन का, कि रॉ मटेरियल पास में मिलना चाहिए। तो यहां पर भी वही फैक्टर आता है बच्चों, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो जहां पे जूट की खेती हो रही है, जूट की खेती के लिए बहुत पानी लगता है, और हुगली रिवर है, पानी बहुत है इस एरिया में, कोस्टल रीजन भी पास में है। तो यहां पर बच्चों नदी के किनारे बहुत सारा जूट बन रहा है, इस वजह से जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के पास में ही वेस्ट बंगाल के अंदर ही हम लोग देखते हैं जूट इंडस्ट्री को खोला गया है, प्रॉक्सिमिटी है, पास में है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। दूसरी चीज है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, नदी है भाई, कोस्टल एरिया है, समुद्र भी है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट काफी वैसे भी सस्ता होता है सबसे ज्यादा, और वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। दूसरी चीज है गुड नेटवर्क है रेलवे का, रोडवे का, वाटरवेज का, जिससे कि रॉ मटेरियल आपका इंडस्ट्री तक पहुंच पाए। तो एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जिससे कि चाहे वो रोडवे की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे वाटरवेज की बात हो, जिससे आपका रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंच पाएगा। वाटर बहुत सारा मौजूद है जिससे आप रॉ जूट को प्रोसेस कर सकते हो, तो पानी उसके लिए भी है। साथ ही में चीप लेबर जो है बंगाल से और जो आसपास का इलाका है बिहार और ऐसा यूपी का, वहां से सस्ती लेबर लाई जाती है, क्योंकि सभी को पता है कि इन एरियाज में गरीबी भी बहुत सारी है, तो सस्ती लेबर वहां से उठाकर भी ले आते हैं। साथ ही में कोलकाता बच्चों एक अर्बन सेंटर है, जहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज जो हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जूट गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी। तो अगर आपको जूट गुड्स को एक्सपोर्ट भी करना है, दूसरे देशों तक भी पहुंचाना है, तो कोलकाता एक अच्छा अर्बन सेंटर है, जहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, हर चीज आपको अवेलेबल रहेगी, तो बढ़िया है। तो इन सभी चीजों की वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो जूट इंडस्ट्रीज है वो हमने बना रखी है। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है शुगर इंडस्ट्री, यानी कि शुगर इंडस्ट्री। ओके बच्चों, शुगर इंडस्ट्री की, चीनी बनाने वाली इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंडस्ट्री है कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रोड्यूसर या सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, उन्होंने इंडस्ट्री भी खोल रखी है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड में। उसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट प्लेस में हम लोग गुड़ और खांडसारी को प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड़ होता है और देसी चीनी होती है बच्चों, उसमें तो हम नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो देसी खांड होती है और जो गुड़ होता है वो सबसे ज्यादा भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। बट शुगर की बात करें तो वहां पे हम सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि विच इज द कंट्री विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट या द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर वो कौन सा देश है? यू विल लेट मी नो that in the comment section. Next is raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. इस चीज को ध्यान से समझेगा। हम देख रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो काफी भारी होता है। क्या होता है रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? सभी को पता है रॉ मटेरियल यहाँ पर होता है आपका शुगर केन। गर्मी में पीते हो ना गन्ने का जूस, है ना, तो वही शुगर केन रॉ मटेरियल चाहिए होता है बच्चों। एंड उसके साथ दिक्कत यह है क्योंकि वो बहुत भारी है, तो उसकी हॉलेज में यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में, जब आप लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर अगर आप गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, तो रास्ते में ही उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, जो उसकी मिठास है, वो कम हो जाती है। तो उसको जितना ज्यादा दूर लेकर जाओगे उसकी मिठास कम हो जाएगी, उसका सुक्रोज कंटेंट गिर जाएगा। इस वजह से कहां पर शुगर मिल्स लोकेटेड होने चाहिए? जहां गन्ना उग रहा है उसके पास में, क्योंकि अगर आप उसको दूर से कैरी करके लाओगे तो उसमें मिठास ही कम हो जाएगी, फिर क्या फायदा है, फिर क्या ही चीनी बना रहे हो, है ना। तो वही वाली चीज है कि कहां पे आइडियली इनको लोकेटेड होना चाहिए? जहां पर रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी में मिल रहा है, जहां पे नजदीक मिल रहा है। अब यहाँ पे वही बात आती है बच्चों, मिल्स जो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यहाँ पर लोकेटेड है। 60% शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में, हाल फिलहाल के कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि ये मिल्स जो है शिफ्ट हो गए हैं, कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं हमारे महाराष्ट्र में, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो वैसे यूपी बिहार में 60% शुगर मिल्स मौजूद हैं, लेकिन इन द रिसेंट ईयर्स महाराष्ट्र में इनकी लोकलाइजेशन हमको देखने को मिली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रही है उसमें ज्यादा मिठास है, उसमें ज्यादा सुक्रोज कंटेंट है। दूसरी चीज है क्योंकि यहाँ पे एक कूलर क्लाइमेट है, तो यहाँ पे एक लॉन्गर क्रशिंग सीजन रहता है कि आप क्रश करते रहते हो शुगर केन को एक ज्यादा लंबे समय तक। साथ ही में नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर ज्यादा सक्सेसफुल है, जिस वजह से यहाँ पे जो शुगर केन है
बच्चों जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर केन को या सप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने ही इंडस्ट्रीज भी खोल रखी हैं शुगर की। इस वजह से यहाँ पर जो है इन 3 रीजंस की वजह से महाराष्ट्र के अंदर शुगर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इन द रिसेंट ईयर्स एस्टैब्लिश होती हुई देखने को मिल रही हैं। कौन कौन से चैलेंजेस ये इंडस्ट्री फेस करती है? तो वो ये है कि इसका सीजनल नेचर है। तो बच्चों वो जो क्रशिंग सीजन है थोड़े टाइम के लिए आता है, तो वो वाली चीज है, सीजनल है ये इंडस्ट्री नेचर में, पूरे सालों साल आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दूसरी चीज है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जिस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी पुराना मेथड है, ज्यादा इनएफिशिएंट मेथड है, प्रभावी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, जिस वजह से जितना शायद हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन, उतनी हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि पुराने मेथड्स हैं, उतने अच्छे मेथड्स नहीं है, इस वजह से जितने प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी कर नहीं पा रहे। एंड लास्टली ट्रांसपोर्ट डिले अगर आ गया और शुगर केन फैक्ट्री में टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो फिर क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो बच्चों बैगैस होता है, यानी कि जो आपका गन्ना जो है जब आप उसे क्रश कर लोगे, ठीक है, उसका जूस निकल जाएगा, तो फिर जो उसका जो वेस्ट मटेरियल बन गया उसको बैगैस बोलते हैं। ब्राजील में ना उससे बिजली जनरेट करी जाती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते उससे, तो हमें उसको भी यूज करना चाहिए, साथ ही में ट्रांसपोर्ट डिले को अवॉइड करना है। तो ये सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री फेस करती है, विच इज सीजनल नेचर, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स एंड ट्रांसपोर्ट डिले एंड वी आर नॉट एबल टू यूज बैगैस। तो ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कौन सी इंडस्ट्री आती है? यहाँ पर बच्चों आ गई है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब यार देखो, ये मिनरल बेस्ड क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होगा, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होगा वो आपने मिनरल से डिराइव करा होगा। क्या होगा वो रॉ मटेरियल? वो रॉ मटेरियल होगा बच्चों आपका आयरन ओर, है ना। तो आपका जो आयरन ओर रहेगा, यानी कि तेरी ओर नहीं, आयरन ओर का मतलब है वो जो पत्थर रहेगा जिसके अंदर आयरन मौजूद है, उस पत्थर को पिघलाना पड़ेगा, उसमें से आयरन निकालना पड़ेगा, फिर उससे आयरन स्टील बनाना पड़ेगा, वो वाली चीज है। प्लस दिस इज अ बेसिक इंडस्ट्री बच्चों। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, वो प्रोडक्ट फिर दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद के उससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिक या की इंडस्ट्री है, इट विल हेल्प इन दी प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कंजम्पशन स्टील का रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी आपको बनाना है उसमें स्टील का यूज होता है। तो जितना ज्यादा स्टील एक देश में प्रोड्यूस हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि कंज्यूम किया जा रहा है, वो दर्शाता है कि एक देश के अंदर डेवलपमेंट कितनी ज्यादा हो रही है। अगर स्टील कम प्रोड्यूस हो रहा है, उतना यूज नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपके देश में कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो रही। बट जितना ज्यादा यूज किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, दैट मीन्स उतनी ही अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। हेवी इंडस्ट्री है बिकॉज इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी बल्कि होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो भी बल्कि होता है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, क्योंकि बहुत भारी भारी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चों बनाया जाता है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, ये तीनों की रिक्वायरमेंट होती है इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। ठीक है, आयरन और लगेगा 4 गुना, अच्छा सॉरी, जितना होगा आपका लाइमस्टोन, ठीक है, जितना आपका लाइमस्टोन होगा उसका दुगना कोकिंग कोल और उसका चौगुना मतलब 4 गुना जो है आयरन ओर आपको लगेगा। कोकिंग कोल से तो आप पिघलाओगे, ठीक है, आयरन ओर को, स्मेल्टिंग वगैरह होगी उसकी, पिघलेगा, इसमें से आयरन निकालोगे, तो वो सारी चीजें होंगी। कुछ मैंगनीज की क्वांटिटी भी ऐड करी जाती है इसमें, ताकि उसको हार्डन कर दिया जाए स्टील को, ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ पे देखते हैं बच्चों कैसे होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल जो है आपके प्लांट यानी कि आपकी इंडस्ट्री तक पहुंचेगा। यहाँ पे आयरन ओर को सबसे पहले पिघलाया जाएगा। लाइमस्टोन फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न्ड टू हीट द ओर। तो जो भी स्लैग है, जो वेस्ट उस पत्थर का है, उसको हटा दिया जाएगा, आयरन ओर को निकाला जाएगा, लाइमस्टोन भी उसमें ऐड करा जाएगा और कोकिंग कोल से उसको ओर को हीट अप करा जाएगा पिघलाने के लिए। फिर जो है बच्चों, इससे जो मोल्टन मटेरियल है उसको छोटे छोटे मोल्ड्स में शेप दी जाएगी, जिसको पिग आयरन बोला जाएगा, पिग आयरन बनेगा। फिर इस पिग आयरन से आप जो है उसको फर्दर प्योरीफाई करोगे, मेल्ट करके उसको ऑक्सीडाइज, उसकी सारी इंप्योरिटीज को हटाओगे, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम और ये सारी चीजें अभी ऐड करी जाएंगी स्टील बनाने के लिए। फिर जो है, फिर स्टील को आप शेप दोगे, उसको रोल करके, प्रेस करके, कास्ट करके या फॉर्ज करके, तो आप उसे फिर शेप देंगे। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले आयरन ओर जो है पहुंचेगा, फिर उसको पिघलाया जाएगा, थोड़ा बहुत लाइमस्टोन ऐड करा जाएगा, कोकिंग कोल से पिघलाया जाएगा, फिर उसको छोटे छोटे मोल्ड से पिग आयरन बनाया जाएगा, फिर पिग आयरन से स्टील बनाया जाएगा, स्टील से फिर उस मेटल को शेप दी जाएगी। इस तरीके से पूरा स्टील बनता है। ओके,
कहां पर ये इंडस्ट्री लोकेटेड है? तो दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, बिकॉज बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा जो ये वाला रीजन है यहीं पे आयरन और पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आयरन स्टील इंडस्ट्री की छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में है, क्योंकि यहाँ पे आयरन और कम लागत में आपको मिल रहा है, क्योंकि वही तो एरिया है, वहीं से तो निकाला जा रहा है, तो कम कॉस्ट में आयरन और मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी में, पास ही में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का भी है, कम कॉस्ट भी लग रही है, लेबर भी चीप है, बिकॉज बहुत सी गरीबी वहां पर है, बहुत से लोग रहते हैं, अबंडेंस ऑफ लेबर एंड चीप लेबर। नेक्स्ट इज वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। तो क्योंकि वहीं पे आयरन और भी मिलता है, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज्यादा है, क्योंकि वहां मार्केट भी अच्छी है जहां से लोग आयरन स्टील खरीद भी लेंगे आपसे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट इंडस्ट्री पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एक और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्या है ये भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। देखो, और बच्चों हाँ, एक और चीज है, एल्यूमिनियम जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? इसका रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक एल्यूमिनियम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल या फिर मेटल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, लाइट है, रेजिस्टेंट टू करोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल, बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कौन कौन सी खूबी एल्यूमिनियम में है, तो सबसे पहले तो बहुत लाइट वेट होता है एल्यूमिनियम। बच्चों क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल प्लेन बनाने में यूज करा जाता है, बिकॉज वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वैसे इट इज वेरी लाइट वेट। इंटरनली स्ट्रॉन्ग है लेकिन लाइट वेट है, तभी इसको प्लेन बनाने में भी यूज करा जाता है। रेजिस्टेंट टू करोजन, इस पे जंग नहीं लगता। तीसरी चीज है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट पास हो सकती है। मैलिएबल है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, शेप आप इसको दे सकते हो। स्ट्रॉन्ग तब हो जाता है जब दूसरे मेटल्स के साथ इसको मिक्स करा जाता है। इससे एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स और वायर्स बनाई जाती हैं, मतलब कि प्लेन बनाने में, बर्तन बनाने में और वायर्स बनाने में इसको यूज करा जाता है। इसको पॉपुलैरिटी मिली है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बच्चों स्टील, कॉपर, जिंक और लेड की जगह पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत सी इंडस्ट्रीज करती हैं, तो उनका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, लोकेटेड इन ओडिशा, बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये कहां पर इंडस्ट्री लोकेटेड है? इन सभी एरियाज में लोकेटेड है। Bauxite is the raw material used in the smelters. It is a very bulky, dark reddish colored rock. ओके, तो ये फ्लो चार्ट बता रहा है बच्चों, देखो इस तरीके का होता है बॉक्साइट, इसी से ही एल्यूमिनियम निकाला जाता है या बनाया जाता है। तो ये वो रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करा जाता है स्मेल्टर्स में। स्मेल्टर क्या होता है? जहां पिघलाया जाता है इस ओर को। तो स्मेल्टर्स में बॉक्साइट को पिघलाया जाएगा। बॉक्साइट एक बहुत बल्की यानी कि बहुत हैवी डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है। इस फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है 4 से 6 टन बॉक्साइट के लगेंगे, 2 टन एल्यूमिना उससे निकलेगा और फिर उससे 1 टन एल्यूमिनियम बनेगा। तो 4 से 6 टन बॉक्साइट में सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम निकल कर आएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए रेगुलर सप्लाई इस इंडस्ट्री को चाहिए होती है बिजली की, और रॉ मटेरियल चाहिए होता है पास ही में, मतलब बॉक्साइट भी पास में चाहिए और बिजली भी चाहिए, एंड मिनिमम कॉस्ट पे चाहिए। और ये 2 प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई और रॉ मटेरियल, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को आपको लोकेट कहीं पे करना है, तो कहीं पे भी बनाना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि केमिकल इंडस्ट्री, डेफिनेटली केमिकल इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्या है ये भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। ऑलराइट, और क्योंकि ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं इट इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यहाँ पे ना 2 टाइप के केमिकल्स आते हैं, एक है आपके इनऑर्गेनिक, एक है आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहाँ पर बच्चों क्या बात हो रही है? बेसिकली बात ये हो रही है कि हमारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वो बहुत तेजी से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, अलग अलग केमिकल्स को बनाया जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब है। लार्ज और स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, कुछ छोटे स्केल पे है, कुछ बड़े स्केल पे है। उसी के साथ कौन कौन से केमिकल्स केमिकल इंडस्ट्री बना रही है? तो सबसे पहले आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से फिर आगे चलकर फर्टिलाइजर, फाइबर,
प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट, डाई, स्टफ, ये सारी चीजें सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है। नाइट्रिक एसिड है, अल्कलीज है, सोडा ऐश है जिससे ग्लास, सोप, डिटर्जेंट बनता है, पेपर बनता है, कॉस्टिक सोडा है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स बन रहे हैं जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है कुछ कुछ चीजों की। तो बच्चों एक तरीके से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल इंडस्ट्री अपनी खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बहुत से बेसिक केमिकल्स है जिन्हें और फर्दर प्रोसेसिंग झेलनी पड़ती है ताकि उनसे जो है और भी दूसरी चीजें बन सकें। ठीक है, देखो जैसे कि बहुत से केमिकल इंडस्ट्री का है, वो भी एक बेसिक इंडस्ट्री है कि दूसरी इंडस्ट्रीज उस केमिकल का यूज कर रही हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट्स, ये सब बन रहा है। ऐसे ही सोडा ऐश का यूज करा जा रहा है ग्लास बनाने में, सोप बनाने में। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ बेसिक इंडस्ट्री जिससे कि फर्दर प्रोडक्शन करी जा रही है, साथ ही में अपनी खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। इसका ये मतलब है कि दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से कुछ सामान खरीद रही हैं, उससे फिर दूसरे केमिकल्स बना रही हैं, तो अपनी खुद की ही सबसे बड़ी कंज्यूमर है। साथ ही में ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हैं जिससे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स ये सब बनाए जाते हैं। तो ये टाइप के केमिकल्स ये बनाती है। केमिकल इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाती है जिसमें यूरिया आता है। फॉस्फैटिक फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, अमोनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश सबका कॉम्बिनेशन होता है, ये सब भी बनाए जाते हैं। पोटैश जो है इंटायरली देश में इंपोर्ट करके लाया जाता है, मतलब दूसरे देशों से हम लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में है नहीं, इसलिए दूसरे देशों से लाते हैं। उसी के साथ याद रखिएगा कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसका यूज कहाँ हो रहा है? एग्रीकल्चर में हो रहा है ताकि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ये इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला में जो है कंट्रीब्यूट करा गया हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ठीक है, तो सारे स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत एसेंशियल इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सीमेंट इंडस्ट्री का काफी ज्यादा यूज करा जाता है। सीमेंट का काफी ज्यादा यूज करा जाता है। इस इंडस्ट्री में बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, तो ये सारा रॉ मटेरियल लगता है और फिर इससे सीमेंट बनाया जाता है। कोयला और जो बिजली है बच्चों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रेल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा चाहिए। मतलब रेलवेज भी चाहिए, कोल भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिकली गुजरात में लोकेटेड है बिकॉज यहाँ पर गल्फ कंट्रीज का एक्सेस है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि गुजरात में यहाँ पे लोकेटेड है ये इंडस्ट्री ताकि यहाँ से इजिली गल्फ कंट्रीज तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हमें बहुत सारा जो है ना अपना सीमेंट एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट करते हैं हम सीमेंट, तो इजिली यहाँ पोर्ट्स वगैरह हैं, पोर्ट्स जो है गल्फ कंट्रीज तक ले जाएंगे आपके सीमेंट को, इसलिए इसको बहुत समझदारी से स्ट्रेटेजिकली गुजरात में लोकेट किया गया है। तो सिंपल सी चीज है, बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल लगता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सीमेंट को यूज करा जाता है, कोल, इलेक्ट्रिक पावर, रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, स्ट्रैटेजिकली गुजरात में लोकेट करा गया है ताकि जो है इसे इजिली गल्फ कंट्रीज तक पहुंचा दिया जा सके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है तो आपकी जितनी भी व्हीकल्स जो हैं बच्चों जो बन रहे हैं क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए और पैसेंजर्स के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद बहुत से नए कंटेम्प्रेरी मॉडल्स जो हैं वो आते हैं मार्केट में और व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। हेल्दी ग्रोथ हुई है इस इंडस्ट्री की, जहाँ पे कार्स बनती हैं, 2-3 व्हीलर्स, हर चीज़ बनाए जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री लोकेटेड है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु में। ठीक है, तो सारे जो व्हीकल्स बन रहे हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, आपके 4 व्हीलर्स, सबके सब व्हीकल्स आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बन रहे हैं। लिबरलाइजेशन के बाद बाहर की बहुत सारी कंट्रीज ने आके इन्वेस्टमेंट चालू कर दी, अपने प्लांट्स खोल दिए इंडिया में, जिससे कि अलग अलग जो ब्रांड्स हैं दुनिया भर की वो हमारे देश में अवेलेबल हो गई हैं। आगे चलते हैं और लास्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इसका तो रीसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि ट्रांजिस्टर सेट से लेके टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स, बहुत सी इक्विपमेंट्स जो कि हमारी कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उसको रिक्वायर्ड है। उसी के साथ बेंगलुरु जो है बच्चों, बैंगलोर जो है वो हमारे इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री काफी ज्यादा लोकेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सेंटर्स हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर। मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे में। मेजर इंपैक्ट इस इंडस्ट्री का रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, तो बहुत सारा रोजगार जनरेट करा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, और ये जो आईटी इंडस्ट्री है ग्रो करती चली जा रही है। उसके बाद अब जरा बात कर लेते हैं, हमने सारी इंडस्ट्रीज को देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को समझ लिया है, क्लासिफिकेशन को भी देख लिया है, बट अब बच्चों जो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ
लाइक द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करती है। सबसे पहला पोल्यूशन आता है एयर पोल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली क्रिएट करती है बच्चों। इंडस्ट्रीज बहुत सारी हार्मफुल और अनडिजायरेबल गैसेस जनरेट करती है एनवायरमेंट में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो छोटा छोटा पार्टिकुलेट मैटर आपको दिखता है ना, जब सनरेज आते हैं आपको दिखता है जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे हवा में है, तो वो क्या है, वो सारे पार्टिकल्स इन्हीं की वजह से जनरेट हुए हैं। पार्टिकुलेट मटेरियल जो है वो जनरेट करते हैं सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स, डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक। उसी के साथ स्मोक जो है केमिकल, पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स जहां ईंटें बनती हैं, रिफाइनरीज जो होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह, स्मेल्टिंग प्लांट्स जहां पिघलाया जाता है आयरन को और आयरन ओर को, एंड फॉसिल फ्यूल को जहां जलाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये ना बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पोल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करती हैं और बहुत से हार्मफुल गैसेस को एनवायरनमेंट में जनरेट कर देते हैं। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर टॉक्सिक गैस लीक हो जाती है विच कैन बी वेरी हजार्डस फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। तो बर्थ डिफेक्ट्स तक कॉज हो जाते हैं। जहां पर टॉक्सिक गैस लीक होता है वहां पर आगे आने वाली जनरेशंस तक वो चीज रहती है। तो दीज आर द काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन दैट इंडस्ट्रीज जनरेट। फिर वाटर पोल्यूशन भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो वेस्ट है, कार्बन कार्बन नहीं वाला वेस्ट, दोनों वेस्ट ही डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, रिवर्स के अंदर बहा दिया जाता है। मेन कल्प्रिट्स है हमारी पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, जो कि बच्चों बहुत से डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, बड़े बड़े जो मेटल्स हैं, सॉलिड वेस्ट भी है, लेड, मरकरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बहा देती हैं वाटर बॉडीज में और उससे पूरी हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाती हैं। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, फ्लाई ऐश जो है जो राख होती है वो जब पानी में मर्ज हो जाती है तो फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम जो आपका है, आयरन, स्टील स्लैग्स, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, इन सभी टुकड़ों को भी जो है सॉलिड वेस्ट की तरह बहा दिया जाता है रिवर्स में, विच पोल्यूट्स अवर वाटर बॉडीज एज वेल। उसी के साथ हम देखते हैं इंडस्ट्रीज थर्मल पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। थर्मल पोल्यूशन कैसे होता है, जब बहुत गर्म गर्म पानी फैक्ट्री से बिना ट्रीट करे जो है, थर्मल प्लांट्स का जो बहुत गर्म पानी होता है इसको रिवर्स और पॉन्ड्स में फेंक दिया जाता है बिना ठंडा करे। वेस्ट जो है बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज का बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस। तो ये सारी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स इस थर्मल पोल्यूशन से क्रिएट हो सकती हैं जो थर्मल पावर प्लांट से निकल रहा है। वेस्ट को डंप करना, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज रेंडर्स द सॉइल। सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो आप जब बहुत ऐसे मोटा मोटा सा सॉलिड वेस्ट और गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, ग्लास, कांच जैसा, तो ये जब सामान आप डंप कर देते हो तो इससे कहीं ना कहीं वो सॉइल के ऊपर जब वो वेस्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है, वेस्ट आपने सॉइल के ऊपर से डंप कर दिया, ठीक है, बहुत बारी जब बारिश होती है, बारिश की वजह से जो वेस्ट है ये सॉइल के नीचे परकुलेट हो जाता है, सॉइल के नीचे नीचे आता रहता है, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर तक जो होता है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है। तो रेन वाटर इस वेस्ट को धकेल के नीचे तक लाती है और जब वेस्ट नीचे तक आता है तो उससे आपका ग्राउंड वाटर भी जो है वो भी खराब हो जाता है। साथ ही में नॉइज पोल्यूशन भी हमारी इंडस्ट्रीज कॉज करती हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट इफेक्ट्स जो है, तो हार्ट बीट का तेज हो जाना एकदम से, बच्चों आवाज जब तेज आती है ना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होना, सुनने में तकलीफ होना, ये सारी की सारी चीजें जो है नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। फिजियोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट कर सकती है, वैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अनवांटेड साउंड एक इरिटेशन है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉज, न्यूमैटिक, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, ये सारी जब चीजें चलती हैं बच्चों से बहुत सारी आवाज जनरेट होती है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, अब क्योंकि ये सारा पोल्यूशन तो क्रिएट हो गया, बट कुछ सजेशंस दिए जाते हैं जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला जाता है मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग, रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो जो भी आप पानी का इस्तेमाल करो उसको रीयूज करो, रिसाइकिल करो, फिर से इस्तेमाल करो और जो गंदा पानी है उसको फिर से साफ करके इस्तेमाल कीजिए। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, जो बरसात का पानी है उस बरसात के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू बचाओ और उसका इस्तेमाल करो। साथ ही में ट्रीटिंग हॉट वाटर एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। हॉट वाटर जो है, जो थर्मल पोल्यूशन कैसे होता है, हॉट वाटर को सीधा जो है बहा दिया जाता है रिवर्स के अंदर बिना ठंडा करे। तो सबसे पहले उनको ट्रीट करो, ठीक है, उनको ठंडा करो, फिर उनको रिवर्स के और पॉन्ड्स के अंदर जो है एक तरीके से आप रिलीज करो। फिर ट्रीटमेंट जो है इस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या पोल्यूटेंट्स की हो सकती है 3 फेजेस में। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है मशीनों के थ्रू, मैकेनिकल मीन्स के थ्रू, जहां पर आप सबसे पहले जो भी उसके अंदर पोल्यूटेंट्स है उसको देखोगे, स्क्रीनिंग करोगे, फिर ग्राइंडिंग ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा, फिर फ्लॉक्यूलेशन, उसमें थोड़े केमिकल्स डाले जाएंगे ताकि जो वेस्ट है पार्टिकल्स वो अलग हो जाए, इकट्ठे हो जाए, फिर सेडिमेंटेशन, वेस्ट पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए रोका जाएगा। तो मशीनों के थ्रू आप
जो है इन पोल्यूटेंट्स को जो है बच्चों जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उनको हटा सकते हो। साथ ही में सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, कि मछलियां उतार दी या फिर कुछ पौधे ऐसे लगा दिए जिससे कि पोल्यूशन हट रहा है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। फिर टर्शरी ट्रीटमेंट आ गई जहां बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेसेस सभी कुछ इन्वॉल्व है, वेस्ट वाटर को रिसाइकल करा जा रहा है। उसी के साथ आप लोग देखिए पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में रिलीज होते हैं उसको जो है कम किया जा सकता है बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। देखो ये चारों चीजें क्या है, अब क्या है, सीधा सीधा जब वो धुआं हवा में जा रहा है तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे बेटर है कि जहां से स्मोक निकल रही है, जो स्मोक स्टैक है जहां से जैसे जैसे धुआं निकल रहा है ना, इस स्मोक स्टैक के अंदर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फिक्स कर सकते हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, जैसे धुआं निकलेगा तो इससे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे जिससे कि आप उस पोल्यूटेंट्स को अपनी तरफ खींच लोगे, ठीक है, और जो क्लीन एयर है वो बाहर निकल जाएगी। तो स्मोक पार्टिकल्स जो है अट्रैक्टेड टू द कलेक्टिंग प्लेट, इस प्लेट से स्मोक पार्टिकल्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और जो बाकी क्लीन धुआं है वो ऊपर निकल जाएगा। साथ ही में फैब्रिक फिल्टर्स की बात हो रही है। फैब्रिक फिल्टर होता है कि कपड़ा आपने लगा दिया, कपड़ा लगा दिया तो कपड़े से क्या है, क्लीन एयर निकल जाएगी, थोड़ा जो पोल्यूटेंट्स है, जो स्मोक पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ रह जाएंगे, कपड़े से फिल्टर आउट हो जाएंगे। स्क्रबर्स या फिर इनर्शियल, देखो वेट स्क्रबर होता है, हल्का हल्का पानी फेंका जाता है ताकि जो भी आपके स्मोक पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाए और क्लीन एयर निकल जाए। इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं जिसमें डायरेक्शन को चेंज करा जाता है हवा की, जिससे कि आपके जो इनर्शिया चेंज कर दिया जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया जाएगी, जिससे कि जो आपके स्मोक पार्टिकल्स है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाए और क्लीन एयर बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो जिससे कि कम से कम पोल्यूशन आप कॉज करो। स्मोक जो है ऑयल और या गैस का इस्तेमाल करके हो सकती है इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, तो स्मोक को आप कम कर सकते हो ऑयल या गैस का यूज करके इंस्टेड ऑफ कोल। मशीनरी इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इन जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स वगैरह लगाओ ताकि कम से कम नॉइस प्रोड्यूस हो। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, ठीक है, ईयरफोन्स ईयर प्लग्स भी ठीक है बट उसी के साथ नॉइज रिड्यूसिंग इक्विपमेंट जो है बच्चों उसका भी यूज, या जो अब्जॉर्बिंग है, जो आवाज को जाने ना दे बाहर, है ना, ऐसे इक्विपमेंट्स का आप यूज कर सकते हो ताकि कम से कम हर टाइप का पोल्यूशन होता रहे। फिर बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि बच्चों इन लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल करी है जिससे कि इन्होंने कोशिश करी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने की। प्रोएक्टिव अप्रोच है नेचुरल एनवायरमेंट और रिसोर्सेज जैसे पानी, ऑयल, गैस, फ्यूल्स, इन सभी को प्रोटेक्ट करने की, जहां जहां पर ये अपने पावर प्लांट्स लगाते हैं वहां पर। कैसे करा है इन्होंने ये सब, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो सबसे पहले ये करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट, तो जो भी मशीनें, हर चीज जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पूरे तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एग्जिस्ट करता है उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, वेस्ट जनरेशन मतलब कम से कम वेस्ट जनरेट हो और जो ऐश निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है उसको भी यूटिलाइज किया जाए ज्यादा से ज्यादा। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन, तो ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइड करी जाएंगी इकोलॉजिकल बैलेंस को नर्चर करने के लिए। क्वेश्चन जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स मतलब पेड़ वेड़ लगाएंगे जहां जहां पे पावर प्लांट्स को सेट कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एफॉरेस्टेशन के लिए, वही ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करेंगे एश पॉन्ड मैनेजमेंट के थ्रू, एश वाटर रिसाइकलिंग के थ्रू एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। बच्चों देखो ये वाले ना दोनों पॉइंट्स रिलेटेड है, ऐश यूटिलाइजेशन, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट। तो जो भी वो राख निकल रही है हवा में उसको क्या कर रहे हो, उस राख को आप छोटे छोटे पूल आपने बना दिए, उस पूल में आप लोग उस राख को जमा कर दे रहे हो ताकि जो आपकी ऐश है जब वो पानी के साथ मिल जाएगी तो वो हवा में नहीं उड़ेगी, एयर को पोल्यूट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐश को यूटिलाइज कर रहे हो, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट कर रहे हो ताकि वो राख जो है हवा में जाके पोल्यूट ना करे। फिर उसी ऐश वाटर को रिसाइकल करा जा रहा है, साफ करके फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, लिक्विड वेस्ट को भी मैनेज किया जा रहा है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ऑनलाइन तरीके से मैनेज करा जा रहा है जहां जहां पावर प्लांट सेट है कि क्या वहां पे एनवायरमेंट को देखा जा रहा है, कंजर्व करा जा रहा है, रिव्यू लिए जा रहे हैं, मॉनिटर करा जा रहा है सारे पावर स्टेशन के अंदर। तो इन सभी चीजों के थ्रू हमारी जो एनटीपीसी है बच्चों, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी कोशिश कर रही है एनवायरनमेंट को बचाने की, और ऐसी हर एक इंडस्ट्री को, हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये कोशिश करनी चाहिए ताकि वो लोग कम से कम पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट में करें।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.